नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 15 अप्रैल 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन विषयों को देख लेते हैं जिसकी आज के सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज के सत्र में सबसे पहले हम कल दिए गए प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न के उत्तरों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम भारत चीन संबंधों में तनाव के दौर से संबंधित एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। फिर हम भारत मानव विकास सर्वेक्षण के संदर्भ में एक एडिटोरियल को देखेंगे और फिर हम एलन ट्यूरिंग अधिनियम के अनुरूप भारत को भी सीरस अधिनियम की आवश्यकता के संदर्भ में एक एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम क्वाड और नौसैन्य सहयोग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आलेख को देखेंगे और फिर हम आपको प्रारंभिक परीक्षा के कुछ अभ्यास प्रश्न देंगे और मुख्य परीक्षा के भी अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा संबंधित कल के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सुमेलित हैं या हैं? पत्रिका, जर्नल और उसके संस्थापक संपादक, जनता, अजीत सिंह, बहिष्कृत भारत, डॉक्टर अंबेडकर, मूक नायक, तारकनाथ दास। विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन कि एक, दो और तीन। तो इसका सही उत्तर है केवल दो, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में रोलेट अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन करने वाले दो प्रमुख नेता कौन थे? सुखदेव और राजगुरु, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। भगत सिंह और राजगुरु की डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ई संता है कोविड-19 के दौरान डिजिटल संपर्क अनुरेखण ट्रेसिंग के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एक ऐप मत्स्य किसानों और खरीदारों को जोड़ने हेतु मंच प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार, एक अभियान जिसका उद्देश्य लोगों को संवेदनशील बनाकर और जागरूकता के द्वारा सोशल मीडिया से बाल श्रम को समाप्त करना है कि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के लिए एक दूसरे से संवाद हेतु एकल मंच। तो इसका सही उत्तर है बी, मत्स्य किसानों और खरीदारों को जोड़ने हेतु मंच प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मार्शल आर्ट और राज्य, गतका पंजाब, हुएन लेंगलोन मणिपुर, खोम लेने असम, परिखंडा बिहार। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सुमेलित हैं या हैं? केवल एक, केवल दो और चार, केवल दो, तीन और चार कि एक, दो, तीन और चार। तो इसके संदर्भ में चारों के चारों जो उत्तर हैं वह सही हैं और हमारा विकल्प हो जाएगा डी, एक, दो, तीन और चार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का के क्या महत्व है या हैं? इसका उद्देश्य अभिनव राष्ट्रीय कार्यक्रमों और सहायक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही को बढ़ावा देना है। इसका दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों पर विशेष ध्यान है और इसका सचिवालय इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों के एक बड़े हिस्से के आवंटन की सुविधा प्रदान करता है। यह मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए एक निचले दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन कि एक, दो और तीन। तो इसके संदर्भ में केवल पहला और तीसरा जो कथन है वह सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल एक और तीन। अब हम चर्चा कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। महत्वपूर्ण रूप से यह संदर्भित है भारत चीन संबंधों में तनाव के दौर से। हाल ही में देखा गया है कि पिछले साल से ही भारत चीन सीमा विवाद के बाद से ही दोनों देशों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि हाल के समय में इसके संदर्भ में अप्रैल में ही एक ट्रैक टू डायलॉग का आयोजन किया गया और इसके माध्यम से दोनों देशों के पूर्व राजदूतों, सैन्य अधिकारियों द्वारा भेंट करके एक वार्ता के माध्यम से दोनों देशों के संबंधों को बेहतर करने के उपायों पर बल दिया गया। इस ट्रैक टू डायलॉग के माध्यम से दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने की दिशा में अनेक अनुशंसाएं भी की गई हैं,
जैसे कि यह देखा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात से ही महत्वपूर्ण रूप से 1950 से 1962 के काल में दोनों देशों के मध्य जो संबंधों की स्थापना हुई थी, उसमें यह देखा गया कि दोनों देशों के बीच के संबंध जो थे वह आदर्शवादिता पर आधारित थे और इसके तहत स्वतंत्रता के पश्चात से ही दोनों देश के नेता जिस प्रकार से अखिल एशियाई स्तर पर संबंधों को स्थापित करने की बात कर रहे थे, उसमें दोनों ही देशों के नेताओं को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई और इसका परिणाम 1962 के युद्ध में असफलता के रूप में देखा गया। यही कारण है कि वार्ता के माध्यम से अब इस बात पर बल दिया जा रहा है कि किस प्रकार से हमें वर्तमान में आदर्शवादिता के स्थान पर संबंधों को वास्तविक धरातल पर स्थापित करने की आवश्यकता है और इसी के लिए हमें कार्यवाही की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण रूप से हमें 3 क्षेत्रों पर कार्यवाही करने की आवश्यकता है, जिसके तहत सीमा विवाद, व्यापार और दोनों देशों के संबंधों पर पड़ने वाले तृतीय पक्ष अथवा बहुपक्षीय भागीदारी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करना होगा। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि यदि हम तात्कालिक आधार पर बहुत बड़े लक्ष्यों को सामने रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को सामने रखेंगे, तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि रखे गए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुपात में हमें सफलता प्राप्त हो। हमें इन तीनों ही क्षेत्रों में सीमित आधार पर लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए और यदि हमें सीमित आधार पर छोटी सफलताएं भी प्राप्त होती हैं तो वह आगे चलकर काफ़ी बड़ी सफलताओं को जन्म दे सकती हैं। जैसे कि सीमा के मुद्दे पर यह देखा जा रहा है कि पिछले साल से ही दोनों देशों के मध्य गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो आदि क्षेत्रों में तनाव देखे गए हैं और यह जो तनाव है वह अनेक दौरों की वार्ताओं के बावजूद पूर्ण रूप से सुलझा नहीं है। चीन द्वारा भी विशेष रूप से देखा जा रहा है कि किस प्रकार से वह LAC सीमा के निर्धारण के संदर्भ में ठोस प्रकार के प्रयास नहीं कर रहा है और इसके संदर्भ में विशेषज्ञों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि जब तक हम LAC का निर्धारण पूर्ण रूप से नहीं कर लेते हैं तब तक दोनों ही देशों द्वारा विवादित क्षेत्रों में संयुक्त गश्त लगाने पर सहमति जाहिर करनी चाहिए ताकि भविष्य में हम इसके संदर्भ में विवादों को कम करने की दिशा में सार्थक रूप से प्रयास कर सकें। व्यापार के क्षेत्र में भी हमें इसी प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। पिछले साल से ही हम सीमा विवाद देख रहे हैं, इसके बावजूद भारत और चीन के मध्य लगभग 87.6 बिलियन डॉलर का व्यापार देखा गया। भारत द्वारा 66.7 बिलियन डॉलर मूल्य की मशीनरी और मेडिकल उपकरणों को आयातित किया गया। साथ ही साथ चीन को भी लगभग 20 बिलियन डॉलर का निर्यात भारत द्वारा किया गया। यदि हम इसके संदर्भ में विशेष रूप से भारत के दृष्टिकोण से व्यापार घाटे को कम करना चाहते हैं तो हमें ऐसे क्षेत्रों पर बल दिए जाने की आवश्यकता है जो अपेक्षाकृत कम विवादित हों। जैसे कि हमें अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। भारत द्वारा चीन की स्वच्छ ऊर्जा में जो बढ़त है उससे लाभ लिए जाने की आवश्यकता है, जिसमें सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा महत्वपूर्ण है। हालांकि दूसरी तरफ 5G तकनीक जैसे विवादित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भारत को संवेदनशीलता के आधार पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि इन क्षेत्रों में जो विवाद उपजने की संभावना है उसको हम कम से कम कर सकें। इसी के तहत हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हाल के समय में यह देखा गया है कि दोनों ही देशों के बीच किसी तृतीय पक्ष जैसे कि अमेरिका आदि से संबंधों के आधार पर नकारात्मक प्रभाव दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं और इसके दृष्टिकोण से हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि भारत और चीन दोनों ही अमेरिका से स्वतंत्र आधार पर संबंधों की स्थापना करते हैं अथवा अमेरिका से चीन के किसी भी प्रकार के विवाद आदि देखे जाते हैं तो इसके संदर्भ में भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमें दोनों ही देशों द्वारा यह आवश्यक है कि वह विश्वास बहाली के लिए नियमित आधार पर वार्ताओं को करें और इसके संदर्भ में मुख्य रूप से ट्रैक 2 आधार
पर वार्ता को आगे बढ़ाने पर बल दें। यदि हम दोनों देशों के मध्य गैर सरकारी स्तर पर वार्ताओं को आगे बढ़ाएंगे, इसके तहत दोनों देशों के पूर्व राजदूतों अथवा पूर्व सेना के सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे, नागरिकों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से ही आने वाले वर्षों में दोनों देशों के मध्य विश्वास बहाली की जा सकेगी और इसके संदर्भ में बेहतर संबंधों को स्थापित करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ दोनों ही देशों को यह आवश्यक है कि वह समान लाभ वाले प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़कर कार्य करें, जैसे कि इसके संदर्भ में ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जा सकता है और इसके तहत जिस प्रकार से हाल के समय में क्वाड के द्वारा एक वैक्सीन पहल को बढ़ावा दिया गया, उसी प्रकार से ब्रिक्स द्वारा भी इसके तहत पहल की जा सकती है। और यदि हम इस तरीके की अनुशंसाओं को अपनाएं, इस तरीके के प्रयासों को करें, तो निश्चित रूप से ही दोनों देश अपने संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में ज़्यादा अच्छा प्रयास कर सकेंगे और भविष्य में इसके सार्थक परिणाम भी देखे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में पॉलिटी और गवर्नेंस और साथ ही साथ इसका संबंध सामाजिक न्याय से भी है। महत्वपूर्ण रूप से संदर्भित है भारत मानव विकास सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर संस्थाओं में विश्वास और उसकी जातिगत संबद्धता से, जिसके तहत यह देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जातिगत आधार पर विभिन्न संस्थानों में विश्वासों को अथवा अविश्वासों को देखा जाता है, जिसमें न्यायपालिका, राज्य सरकार और पुलिस महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें भारत मानव विकास सर्वेक्षण की, तो यह एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मूलक बहुविषय पैनल सर्वेक्षण है, जिसमें 41,554 घरों का सर्वेक्षण किया गया, जो 1503 गांवों और 971 शहरी इलाकों में विस्तृत थे। महत्वपूर्ण रूप से यह शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और पत्रकारों के लिए एक अनूठा संसाधन है, जिसमें भारत मानव विकास सर्वेक्षण के पहले भाग को 2005-06 में और इसके दूसरे भाग को 2011-12 में आयोजित किया गया था। यह सर्वेक्षण एक संयुक्त सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के विश्लेषण की अनुमति देता है, जैसे कि यदि हम किसी बच्चे के सीखने और टीकाकरण के संदर्भ में कुछ परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस परिणाम को बेहतर ढंग से अध्ययन करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि हम उस बच्चे के चारों ओर विद्यमान गरीबी की स्थिति, उसकी पारिवारिक संरचना, लिंग संबंध, सामुदायिक संदर्भ और सुविधाओं की उपलब्धता आदि के संदर्भ में भी संयुक्त रूप से विचार करें और इसके संदर्भ में यदि बच्चे के परिणामों को हमें बेहतर ढंग से जानना है, तो इन सभी आंकड़ों की उपलब्धता की स्थिति में ही हम ज़्यादा बेहतर निष्कर्ष निकाल पाने की स्थिति में होंगे। जो भारत मानव विकास सर्वेक्षण है, इसका तीसरा भाग अभी निर्माणाधीन है, जिसे 2023 में रिलीज किए जाने की योजना बनाई जा रही है। महत्वपूर्ण रूप से यह है मैरीलैंड विश्वविद्यालय कॉलेज पार्क, दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इंडियाना विश्वविद्यालय और मिशिगन विश्वविद्यालय की एक सहयोगी परियोजना है। यदि हम इसके कुछ महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में बात करें, तो जातिगत आधार पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं, जिसमें जातिगत आधार पर इसमें गणना किया जाता है महत्वपूर्ण रूप से उच्च जातियों में ब्राह्मण और अन्य जातियों की, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की और वंचित वर्गों में इसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों की गणना की जाती है। जातिगत संदर्भ में इसमें यह देखा गया कि कौन कौन सी जातियां किस प्रकार से संस्थानों में विश्वास करती हैं और उक्त सभी जातियों से संस्थाओं में विश्वास के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए, जिसमें उनसे ये कहा गया कि क्या वे संस्थाओं पर अत्यधिक विश्वास करती हैं, क्या वे संस्थाओं पर थोड़ा कम विश्वास करती हैं या वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हैं। और इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं,
जो हमें जानना चाहिए। इस सर्वेक्षण के संदर्भ में ये देखा गया कि जब हम संस्थानों की बात करते हैं जिसमें महत्वपूर्ण रूप से न्यायपालिका, पुलिस और राज्य सरकारें शामिल हैं, तो अधिकांश जातियों द्वारा यह जवाब दिया गया कि वह न्यायपालिका पर विश्वास करती हैं और इस रूप में विशेष रूप से 2005 और उसके बाद से न्यायपालिका पर विश्वास बहाली के उदाहरण देखे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस पर जातियों का जो विश्वास है वह कम होता देखा गया है और राज्य सरकार पर मुख्य रूप से वंचित जातियों द्वारा, अनुसूचित जाति और जनजातियों द्वारा ही अधिक विश्वास किए जाने का उदाहरण प्राप्त हुआ है। अब इसके संदर्भ में जो जातिगत आधार पर संस्थानों पर विश्वास किए जाने के संदर्भ में निष्कर्ष निकले हैं, उनकी व्याख्या के कारणों के संदर्भ में काफी तर्क दिए गए हैं। अनेक विद्वानों द्वारा इसके संदर्भ में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों आदि पर अनुसूचित जाति और जनजाति का जो विश्वास है वह इसके संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था से अनुसूचित जाति और जनजाति को लाभ हुआ है। वहीं दूसरी ओर मुख्य रूप से जो वंचित जातियां हैं वह पुलिस पर बिल्कुल भी विश्वास ना कर पाने की स्थिति में इसलिए होती हैं क्योंकि पुलिस अत्याचार के अत्यधिक जो मामले देखे जाते हैं वह वंचित वर्गों से ही संबंधित होते हैं। न्यायपालिका पर सभी वर्गों के विश्वास के बढ़ने का एक कारण यह भी कहा जाता है कि न्यायपालिका द्वारा हाल के वर्षों में PIL आदि के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और इसी रूप में इसके निष्कर्षों को देखे जाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में न्यायपालिका ने जिस प्रकार से निष्पक्ष होकर अपने निर्णय दिया है वह भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि 2012 और उसके बाद से लगातार यह भी देखा जा रहा है कि राज्य सरकारों पर विश्वास में कमी आई है। इसी के समान विशेष रूप से 2015 और उसके बाद से न्यायपालिका पर भी विश्वास में कमी देखी गई है, जिसको बेहतर किए जाने के संदर्भ में हमें कार्य करना होगा। महत्वपूर्ण रूप से इसके तहत विद्वानों द्वारा यह सलाह दी जाती रही है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में समावेशन के सिद्धांत को बेहतर तरीके से लागू करने के प्रयास करने होंगे, जिसके तहत न केवल हमें अलग अलग क्षेत्रों में निष्पक्षता और न्याय को स्थापित करने के लिए कार्य करना होगा, अपितु विविध जाति विशेषों में संस्थानों, पुलिस, न्यायपालिका, राज्य सरकारों के प्रति विश्वास को बढ़ाने के लिए कार्यों को भी करना होगा। तभी हम समाज में बेहतर समावेशनशीलता स्थापित कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की, जिसका संबंध GS पेपर 1 में समाज से और GS पेपर 2 में पॉलिटी से है। महत्वपूर्ण रूप से संदर्भित है एलन ट्यूरिंग अधिनियम के अनुरूप भारत में भी सीरस अधिनियम को बनाए जाने की आवश्यकता से। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो हाल के समय में जो LGBT समुदाय है, समलैंगिक समुदाय है, इसके प्रति अन्याय आदि को कम किए जाने की दिशा में पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं और इसके संदर्भ में 2017 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा एलन ट्यूरिंग अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को माफी दी गई जो इससे पहले समलिंगी संबंधों के आधार पर दोषी साबित हुए थे और इसके माध्यम से यह प्रयास किया गया कि ऐतिहासिक आधार पर जो समलैंगिकों आदि से जो अन्याय किया गया है उस अन्याय का प्रतिकार किया जा सके और इसके तहत बहुत सारे व्यक्तियों को मृत्यु होने के बावजूद भी उनको माफी दिए जाने के संदर्भ में प्रयास किया गया। लेखक का तर्क है कि भारत में भी हमें इसके संदर्भ में प्रयासों को करना होगा। यदि हम बात करें एलन ट्यूरिंग की तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1912 को और उनकी मृत्यु देखी गई 7 जून 1954 को। वह एक अंग्रेजी गणितज्ञ, कंप्यूटर वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री और दार्शनिक थे। महत्वपूर्ण रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के विकास में उनकी काफ़ी प्रभावशाली भूमिका है, जिनको व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में उनके द्वारा शत्रु देश के गुप्त संदेशों को डिकोड किए जाने के संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इस व्यापक योगदान के बावजूद समलैंगिक होने के चलते उन पर समलैंगिक विरोधी कानूनों द्वारा कार्यवाही की गई, जिससे उनका शोषण बढ़ा और अंततः उन्हें आत्महत्या करने के लिए विवश होना
होना पड़ा, जैसे कि अनेक विद्वानों द्वारा तर्क दिया जाता है। एलन ट्यूरिंग के समान ही भारत में रामचंद्र सिरस का मामला भी महत्वपूर्ण है, जिनकी अवधि 1948 से 7 अप्रैल 2010 तक देखी गई थी। वह एक भारतीय भाषाविद और लेखक थे जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में प्रोफेसर थे, जो मराठी साहित्य और आधुनिक भारतीय भाषाओं के विभाग के प्रमुख भी थे। 8 फरवरी 2010 को 2 लोगों ने सिरस के घर में जबरदस्ती घुसकर उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहमति से यौन संबंध बनाते हुए देख लिया और इस आधार पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा उन पर कदाचार का आरोप लगाया गया और इस कृत्य के लिए उनको निलंबित कर दिया गया। हालांकि मामला न्यायालय गया और 1 अप्रैल 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के खिलाफ उन्होंने अपने मुकदमे को जीता। हालांकि 7 अप्रैल 2010 को सिरस की अलीगढ़ में उनके अपार्टमेंट में मृत्यु हो गई और अनेक व्यक्तियों द्वारा इसके संदर्भ में आत्महत्या का संदेह भी व्यक्त किया गया। 2015 में सिरस तब चर्चा में आए जब हंसल मेहता के द्वारा एक फिल्म अलीगढ़ निर्देशित की गई जो उनके जीवन पर ही आधारित थी। भारत में विशेष रूप से न्यायपालिका के द्वारा IPC की धारा 377 के गैर अपराधीकरण के संदर्भ में कार्य किया गया है, जिसमें कोर्ट ने विभिन्न मामलों के माध्यम से इसको गैर अपराधीकृत घोषित किया है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का 2009 का नास फाउंडेशन वाद महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से समलैंगिक संबंधों को गैर अपराधीकृत घोषित किया गया तथा धारा 377 को अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार के विपरीत माना गया। हालांकि आगे चलकर दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय पर रोक लगा दी गई तथा 2013 के सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन वाद के माध्यम से 2009 के इस केस को पलट दिया गया। हालांकि इसके बावजूद यह मामला जारी रहा। अंततः 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके संदर्भ में नवतेज सिंह जौहर व अन्य बनाम भारत संघवाद में फिर से धारा 377 को गैर अपराधीकृत घोषित किया और मुख्य रूप से भारत में समलैंगिकों आदि को महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाने के दृष्टिकोण से यह वाद काफी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में लेखक का तर्क है कि हमें नवतेज सिंह जौहर वाद की भावना के आधार पर ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम भारत में LGBT समुदाय के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना चाहते हैं और अतीत में उनके प्रति किए गए अपराधों को गैर अपराधीकृत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ही हमें एलन ट्यूरिंग अधिनियम के समान ही भारत में भी सिरस के सम्मान में एक अधिनियम को बनाना होगा। तभी हम LGBT समुदाय के प्रति एक संपूर्ण न्याय कर पाने की स्थिति में होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक महत्वपूर्ण आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में IR से है। यह संदर्भित है क्वाड और नौसैन्य सहयोग से। हाल के समय में क्वाड काफी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा में रहा है और DNA के विभिन्न अंकों में हमने इसकी चर्चा की है। इसी के संदर्भ में क्वाड देशों के मध्य नौसैन्य सहयोग को लेकर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का भी मत आया है, जिसमें उन्होंने इस बात पे बल दिया है कि किस प्रकार से क्वाड की नौसेनाओं के मध्य उच्च स्तर की अंतर प्रचालनीयता विद्यमान है और आवश्यकता होने पर यह नौसेनाएं प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म के आधार पर भी सहयोग कर सकती हैं, यानी त्वरित आधार पर कार्रवाई कर सकती हैं। मुख्य रूप से जिस प्रकार से चीन की हिंद महासागर क्षेत्र में उपस्थिति देखी जा रही है, उसके संदर्भ में क्वाड देशों द्वारा सहयोग को बढ़ावा दिए जाने पर काफी बल दिया गया है। हाल के दशकों में चीन के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति हिंद महासागर क्षेत्र में विद्यमान ऊर्जा बाजारों और संसाधनों पर अधिकारों के संदर्भ में काफी देखी गई है। इसके तहत उसके द्वारा न केवल नौसैन्य आधार पर अपनी उपस्थिति और कार्य बल को बढ़ाया गया है, साथ ही साथ उसके द्वारा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक अन्य निर्माणाधीन एयरक्राफ्ट कैरियर के माध्यम से भी अपनी शक्ति बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त चीन द्वारा 2017 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में जिबूती में अपना एक ओवरसीज बेस भी बनाया गया है और इन्हीं सब की पृष्ठभूमि
पृष्ठभूमि में यह समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से क्वाड सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। हालांकि अन्य प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्रिक्स आदि के समान ही क्वाड को भी अपने संबंधों को विविधीकृत करने के लिए कार्य करना होगा, जैसे कि हालिया वैक्सीन पहल इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा क्वाड सदस्यों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण, साइबर सुरक्षा और आंतरिक सहयोग को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा और साथ ही साथ इन देशों के द्वारा भविष्य की एडवांस तकनीक के सहयोग पर भी बल देने की आवश्यकता है। यदि क्वाड देश इसके संदर्भ में बेहतर रूप से प्रयास कर पाएंगे तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहद मजबूत संदेश जाएगा, ताकि भविष्य में हम नियम आधारित विश्व व्यवस्था, संयुक्त मूल्यों की सुरक्षा और पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देना संभव कर पाएं। अब हम कुछ प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हम इनका उत्तर आपको नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। कल इनकी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत और रूस निम्नलिखित में से किसके सदस्य हैं? ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, रूस भारत चीन समूह की यूरेशियन आर्थिक संघ। केवल एक और दो, केवल 1, 2 और 3 की 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? उच्च पेशेवर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संविधान के भाग 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। उपर्युक्त अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों की ना तो 1 ना ही 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार में श्रम अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन यापन के पर्याप्त मानक अधिकार शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन करार की पुष्टि नहीं की है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 की 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत हैं? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मुक्त व्यापार समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। सदस्यों में आसियान के सभी 10 सदस्य देश, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। भारत इस साल के अंत में समझौते में शामिल होने के लिए तैयार है। केवल 1 और 2, केवल 3 की उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अब हम यूपीएससी में आए हुए एक पूर्व वर्ष के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा परिकल्पित है? मानव तस्करी और मजबूर श्रम का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, कारखानों और खानों में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध। निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1 और 4 की 1, 2, 3 और 4। अब हम मुख्य परीक्षा के संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारत चीन सीमा विवाद और उतार चढ़ाव भरे संबंधों की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के लिए आवश्यक है कि यदि वे उम्मीद से कुछ कम अपेक्षाओं और साझा हितों को भी खोज पाने में सफल होते हैं तो वह गलत अपेक्षाओं को पूरा करने से अधिक फायदेमंद होगा। कथन की जांच करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, भारत मानव विकास सर्वेक्षण 2015 के निष्कर्ष जातियों द्वारा राज्य सरकारों, न्यायपालिका और पुलिस में उनके विश्वास पर क्या खुलासा करते हैं? चर्चा करें। 150 शब्द, 10 अंक। यदि हम पहले उत्तर की संरचना के विषय में बात करें तो इसकी भूमिका में आप दिए गए कथन को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप मुख्य भाग के रूप में मुख्य रूप से भारत चीन संबंधों में ऐतिहासिक रूप से आए उतार चढ़ाव पर बल देंगे, जैसे कि आप यह स्थापित करेंगे कि किस प्रकार से 1950 से 1962 के काल में जो संबंध थे वह आदर्शवादिता पर स्थापित थे। साथ ही साथ आप हाल के सीमा विवादों की पृष्ठभूमि में भारत और चीन द्वारा विवादों के मुख्य क्षेत्रों पर कार्य करने का सुझाव देंगे और इसके संदर्भ में हाल ही में हुई ट्रैक टू वार्ता में प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं पर भी बल देंगे। फिर उसके बाद आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष भी प्रदान करेंगे। यदि हम दूसरे उत्तर की संरचना के बारे में बात करें तो इसकी भूमिका में आप भारत मानव विकास सर्वेक्षण का संक्षिप्त परिचय देंगे। फिर उसके बाद आप भारत मानव विकास सर्वेक्षण 2015 में
जातियों द्वारा राज्य सरकारों, न्यायपालिका और पुलिस में विश्वास का विवरण देंगे। फिर उसके बाद आप इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक उचित सकारात्मक निष्कर्ष भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार से आप अपने उत्तर को पूर्ण कर सकते हैं। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप के आज के इस अंक के माध्यम से हमने अधिक से अधिक संकल्पनाओं और आलेखों की आपके साथ चर्चा करने की प्रयास करा। यदि आपको हमारे द्वारा की गई पहले पसंद आ रही हैं तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।